बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक बार अपना वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कर्मवाच्य। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको वाच्य बताया था, उसके अंतर्गत आपको मैंने उसका भेद बताया था। मेरे दूसरे वीडियो में आपने कर्तृवाच्य देखा था। तो एक बार कर्मवाच्य को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वाच्य बताना चाहूंगी। वाच्य में मैंने आपको बताया था कि क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म और भाव होता है। कहने का सेंस ये है कि जब हम क्रिया का वचन और लिंग बदलते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, उसका आधार कर्ता होगा, कर्म होगा या फिर भाव होगा। उसमें मैंने आपको उसके दो भेद बताए थे, एक कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो उपभेद थे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर हम इसके तीन भेद मानते हैं तो हम पहला लिख देते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसमें मैंने आपको कर्तृवाच्य बता दिया था। कर्तृवाच्य में मैंने बताया था कि क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता होता है। कर्ता कहने का सेंस ये है कि अगर कर्ता मीन्स काम को करने वाला कोई मेल है या फीमेल, यानी स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, तो उसी के अनुसार ही क्रिया भी प्रयोग में लाई जाती है। सपोज दैट मोहन खाना खाता है। आपने देखा यहाँ पे खाना खाने का काम मोहन से हो रहा है। मोहन पुल्लिंग एक वचन है तो खाता है क्रिया भी मोहन के अकॉर्डिंग एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयोग में लाई गई। उसी तरीके से कर्मवाच्य में भी है। आज मैं कर्मवाच्य स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। बस आप इसके नियम को समझ जाएंगे तो नियम के अनुसार आपके लिए वाच्य को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कर्मवाच्य के नियम को देखते हैं और नियम से ही हम इसके आगे समझेंगे। कर्मवाच्य में जो पहला नियम है, जैसे मैंने आपको कर्तृवाच्य में बताया था कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो अंडरस्टूड है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता यानी कर्तृवाच्य में जिस क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार कर रहे थे कि शब्द काम को करने वाला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग प्रयोग में लाई जा रही थी। अब यहाँ पे हमको कर्मवाच्य में कर्ता से कोई मतलब नहीं है। अब हमको ये देखना है कि वाक्य में जो कर्म है, कर्म अगर स्त्रीलिंग है, कर्म अगर पुल्लिंग है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग में लाई जाएगी। तो हम उसको सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम उसके नियम को समझते हैं। दूसरा है इसका नियम, आपको याद आ रहा होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि उसमें था कि से और के द्वारा का प्रयोग ना होना। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा कि वो चीज प्रयोग में आ जाएगी। से के द्वारा का प्रयोग, आपने ये देख लिया। तीसरा हो गया हमारा क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार। चौथा
वचन के अनुसार। ये आपने नियम देख लिया। मैंने पहला नियम लिखा है कर्म की प्रधानता, दूसरा है से और के द्वारा का प्रयोग, तीसरा नियम है क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार, चौथा है इसका कर्म के लिंग वचन के अनुसार। अब हम ये देखेंगे इन चारों को हम वाक्य में किस तरीके से समझ सकते हैं, वाक्य में इनका इसके नियम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हमारा वाक्य है कि मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाक्य में हम पहले पहचान करते हैं कि वाक्य में कर्ता क्या है, वाक्य में क्रिया क्या है और वाक्य में कर्म क्या है। सबसे पहले कर्ता, कर्ता मीन्स काम को करने वाला। आपने देखा काम जो हो रहा है वो मालिन के द्वारा हो रहा है, तो मालिन हमारा यहाँ हो गया कर्ता। अब हम ये देखेंगे क्रिया क्या है, क्रिया है हमारा बनाया जाता है, ये हो गई हमारी क्रिया। अब हार, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हाँ आपको मैंने एक चीज नियम में मैंने नहीं बताया, इसमें आपका कर्म कारक का प्रयोग, कर्म कारक का प्रयोग यानी जैसे आपका से और के द्वारा ये करण कारक है, तो इसमें कर्म कारक विभक्ति चिन्ह का होना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्म कारक यानी कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है को शब्द कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ जो हार शब्द है उसमें क्या हम विभक्ति लगा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका कर्म कारक की विभक्ति वाक्य में दिखाई ही पड़े, दिखाई भी देती है। वाक्य में को शब्द लिखा भी जाता है और वाक्य में को शब्द लुप्त भी होता है, मीन्स वो छुपा होता है, लेकिन सेंस पे वो जरूर समझ में आता है कि यहाँ पे को शब्द का लोप है। मालिन द्वारा हार को बनाया जाता है, तो हार को आप देख रहे हैं यहाँ पे को शब्द का यहाँ पे लोप है, यानी ये हार शब्द जो है ये हमारा हो गया कर्म। तो अब हमने देखा कि मालिन करता है, लेकिन कर्म वाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पे होता है। अब मालिन यहाँ पे स्त्रीलिंग एक वचन है, लेकिन यहाँ पे क्रिया आप देख रहे हैं एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है, जाता है पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे हमने कर्म वाच्य में प्रधानता किसको दी है, कर्म की प्रधानता दी है, यानी इस क्रिया जो है वो हार पे यानी कर्म पर आश्रित है। आश्रित का सेंस जैसा कर्म है कर्म के अनुसार क्रिया बदली गई है। कर्म हमारा एक वचन पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि मालिन द्वारा हार बनाई जाती है, ये सेंटेंस वाक्य अपने में गलत है। तो हार बनाया जाता है। अब हमको समझ में आ गया कि अगर बनाया जाता है हमारा कर्म क्या है, वो पुल्लिंग शब्द है। तो जब ये पुल्लिंग है क्रिया ऑटोमेटिक यहाँ पे पुल्लिंग हो गई। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि हमको कर्म वाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार करना है। नंबर 1 कर्म की प्रधानता आपने देख लिया, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है। दूसरा से और के द्वारा का प्रयोग आपने देखा, यहाँ पे द्वारा का प्रयोग किया गया है। द्वारा यानी कारक विभक्ति, कारक चिन्ह के अनुसार कारक चिन्ह को लगा करके ही हमने कर्मवाच्य को बनाया है।
यानी दूसरा नियम भी करेक्ट है। तीसरा है क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार। आपने देखा क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार है। कर्म एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग है। फिर कर्म के लिंग वचन के अनुसार, ये पॉइंट सेम हो चुके हैं, सेम पॉइंट है। दूसरा आप पॉइंट कर सकते हैं इसमें को विभक्ति चिन्ह का होना या लुप्त भी होता है। अगर हम कहते कि यहाँ पे अगर वाक्य आ जाता कि लड़की कुर्सी पर बैठी है, लड़की कुर्सी पर बैठी है। अब आप ये देखेंगे, अगर मैं इस वाक्य को लिखती हूँ तो आपको ये देखना है कि क्या वो कर्म है या नहीं, सेंटेंस है। लड़की कुर्सी पर बैठी है। आपने देखा लड़की यहाँ पे एक वचन स्त्रीलिंग है, बैठी है का प्रयोग है। इसको देख के आप कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग है। कुर्सी पर ये हो गई हमारी क्रिया, ये हो गया हमारा कर्ता। कर्ता एक लड़की है, लेकिन यहाँ पे कुर्सी पर है। अगर हम कहना चाहें कि ये कर्म है तो कर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, और हमको विभक्ति चिन्ह लगाना है को, क्योंकि वो कर्म का चिन्ह है, कर्म की विभक्ति चिन्ह है, यानी कि कुर्सी हमारा कर्म नहीं है। ये बिना कर्म का वाक्य है, इसलिए यहाँ पे क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है। अब हम अगले वाक्य में आप देख लेंगे कि मरीज से फल नहीं खाया जा रहा है। अब आप देखेंगे सबसे पहले इस वाक्य में हम सब चीज को अलग कर लेते हैं। खाया जा रहा है ये हो गई क्रिया। कर्ता जो है आपको पता चल गया, खाने का काम मरीज से हो रहा है तो मरीज हमारा हो गया कर्ता। फिर है फल। अब आप देखेंगे ये कर्म है या नहीं, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मरीज से फल को नहीं खाया जा रहा है, तो फल को शब्द यहाँ पे लुप्त है, छुपा हुआ है। इनडायरेक्टली वे में हम इसको समझ सकते हैं प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फिर भी मरीज शब्द अपने में भी लगता है, क्योंकि मरीज में कोई चीज ये हम नहीं कह सकते वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम क्रिया के आधार पे ही पहचानते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्योंकि मरीज वो कोई भी हो सकता है, वो स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुल्लिंग शब्द भी हो सकता है। तो यहाँ पे मरीज से फल को नहीं खाया जा रहा है, तो फल यहाँ पे हमारा क्रिया है और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब दूसरी चीज फिर नियम पे आएंगे, से इसमें कर्म की प्रधानता, यानी कि कर्म की प्रधानता है तभी क्रिया हमारी कर्म के अनुसार है। से और के द्वारा का प्रयोग आप देख रहे हैं, यहाँ पे से का प्रयोग है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि हमको से का प्रयोग कब करना है। देखिए आमतौर पे तो अगर हम भाववाच्य में वाक्य को लिखते हैं तो हम अगर से का इस्तेमाल करते हैं, से का प्रयोग करते हैं तो हमेशा वाक्य सही होता है, क्योंकि के द्वारा जो होता है हम करण कारक में के द्वारा शब्द जैसे किसी चीज की हेल्प के लिए करते हैं कि एक साधन होता है, मैंने सब्जी चाकू से काटा, यानी मैंने सब्जी को चाकू से काटा, मैंने बच्चे की पिटाई डंडे से की, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, तो हम एक सहारा लेते हैं। लेकिन अगर वाक्य नकारात्मक हो यानी नेगेटिव हो, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव शब्द है, तो एक चीज खाली दिमाग में रख लीजिए कि अगर वाक्य नेगेटिव हो जाए तो आप अगर से का प्रयोग करते हैं तो आपका जो वाक्य है वो सही होता है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप के द्वारा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम वाक्यों को सही तौर पे समझें तो नकारात्मक वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंस में से विभक्ति चिन्ह लगाने से वाक्य सही होता है। तो कोशिश आप यही करें कि जो भी नकारात्मक वाक्य हो जिसमें नहीं या मत शब्द का प्रयोग हो, वहां पे आप से विभक्ति चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ है, से विभक्ति से मैंने यहाँ पे ये बनाया है। अब मैं कुछ वाक्यों के द्वारा आपको बता दूंगी किस तरीके से हम और वाक्य में देख सकते हैं। जैसे हमारा हो गया कि कवि द्वारा कविता लिखी गई। आपने देखा कवि द्वारा कविता लिखी गई, कविता लिखने का काम कवि कर रहे हैं। कवि द्वारा कविता लिखी गई या कवि द्वारा कविता को लिखा गया, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। कविता शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अगर हम नाम पे जाएं तो नाम भी एक स्त्रीलिंग यानी किसी लड़की के लिए होता है। तो यहाँ पे क्रिया जो है कवि के अनुसार ना होकर के कविता के अनुसार यानी कर्म के अनुसार हो गया। ये आपने देख लिया। इस तरीके से और भी वाक्य हम बना सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। जैसे मैं दूसरा कोई ले लूं कि हालदार साहब के द्वारा पान खाया गया। हालदार साहब नाम आपके लिए अननोन नहीं है क्योंकि आपने इसको नेताजी का चश्मा पाठ में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए पान पहले खाया गया, हमने देख लिया, ये हमारी क्रिया हो गई। हालदार साहब हमारे कर्ता हो गए क्योंकि काम इन्हीं के द्वारा हो रहा है। फिर दूसरा हमने विभक्ति चिन्ह भी ले लिया के द्वारा। अब है पान, पान शब्द हमारा कर्म हो गया क्योंकि हालदार साहब के द्वारा पान को खाया गया। यहाँ आप देख रहे हैं पान के बाद को शब्द जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त है, वो गायब है, वो छुपा है। वो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसको समझ रहे हैं या बोल भी सकते हैं, लेकिन को लगाने से वाक्य थोड़ा अटपटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो शब्द जो है वो लुप्त है। तो यहाँ पे खाया गया, हालांकि हालदार साहब भी एक पुल्लिंग और एक वचन शब्द की तरफ इंगित हो रहा है, लेकिन फिर ये क्रिया जो है इसका प्रयोग जो है वो पान यानी कर्म के अनुसार है। क्योंकि हालदार साहब की जगह आप कोई स्त्रीलिंग शब्द भी रख करके इस वाक्य को बनाएंगे तो भी आप देखेंगे क्रिया का प्रयोग पान के अनुसार ही हुआ है। इस तरीके से आप वाक्य समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक दो वाक्य ऐसे बता रही हूँ जिसमें कर्ता का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे पेड़ लगा दिए गए, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है नहरें खोदी गई। तीसरा वाक्य है पत्र लिखा गया। ये आपका हो गया कर्ता के बिना। देखिए ये जो मैंने आपको तीन वाक्य यहाँ बताए हैं ये कर्ता के बिना है। कर्ता के बिना का मतलब इन वाक्य में कर्ता यानी काम को करने वाला नहीं है। पेड़ लगा दिए गए। अब
जब कर्ता नहीं है तो अंडरस्टूड है कि हम से और के द्वारा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि से और के द्वारा का प्रयोग कर्ता के साथ किया जाता है। अगर होता यहाँ पे कि लोगों के द्वारा पेड़ लगा दिए गए, तो यहाँ पे काम लोगों के द्वारा हो रहा है। अब जब लोग ही नहीं है, यहाँ पे कहने का सेंस यहाँ पे लोग हैं लेकिन उनका जिक्र नहीं हो रहा है, उनको हमने वाक्य में दर्शाया नहीं है, वाक्य में हमने उन्हें लिखा नहीं है। और जब हमने उनको लिखा नहीं है तो हम से और के द्वारा का प्रयोग नहीं लगा रहे हैं, यानी ये सारे वाक्य आपके कर्ता विहीन है, कर्ता के बिना है, लेकिन क्रिया का प्रयोग सब में कर्म के अनुसार ही किया गया है। पेड़ लोगों के द्वारा पेड़ को लगा दिए गए, आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पेड़ के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। नहरें खोदी गई, नहरें खोदी गई, तो खोदने वाला काम किसी न किसी ने किया होगा कि मजदूरों के द्वारा नहरें खोदी गई। तो यहाँ पे सिर्फ कर्म है और क्रिया है, कर्म है क्रिया है। फिर पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन कर्ता का लोप है, कर्ता का लोप के बिना भी आपका वाक्य बना है। तो आप इस वाक्य को मैंने इसलिए इस तरीके से आपको बताया कि कभी ऐसे वाक्य आ जाएं तो आपको ये समझना मुश्किल ना हो कि आखिर ये वाक्य है कौन सा। आपने देख लिया कि कर्ता को लेकर के वाक्य को हमने कैसे समझा और कर्ता के बिना हमने वाक्य को कैसे बनाया। तो ये चीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। वाक्य बहुत आसान है, बस हमको ध्यान में रखना है। कर्मवाच्य बना रहे हैं तो कर्म में हम क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार करेंगे। वाक्य में हम पढ़ के देख लेंगे कि किसके अकॉर्डिंग काम हुआ है। आपके लिए जो सिंपल पहचान है वो है से और के द्वारा। अगर से और के द्वारा का प्रयोग है तो आप दो ही चीज में फर्क करेंगे, या कर्मवाच्य में और या भाववाच्य में। अब कैसे देखेंगे कि वो वाक्य कर्म का है या भाव का है, तो सबसे सिंपल पहचान, उसमें कर्म होगा ही होगा, क्योंकि क्रिया जो है, मैं आपको बता दूं, क्रिया जो होती है कर्म में हमेशा सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग, क्रिया कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक होगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर कर्म नहीं होगा तो वो भाववाच्य होगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में वाक्य सकर्मक अकर्मक दोनों होता है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। तो आप ये सारे नियम को अगर समझ जाएंगे तो इस नियम के अनुसार आपको कर्मवाच्य समझना मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स आपको मैं रिटन फॉर्म में दे दूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज मैं अपने इस टॉपिक को यही क्लोज करती हूँ। अगले टॉपिक के साथ मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए गुड बाय।